अब सवाल पैदा होता है कि स्टेटमेंट देना और उसके बाद उस इंसान का मरना, इसमें कितनी प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब गो यह मा गुस आसुन रिमोट इन टाइम। तो फिर मिसाल के तौर पर बहुत बिनफर सबस आज वनान 3 जून बह वनान अमिस मरने ब्रोट बह कम मोर्स। तो फिक्र तरह मगर यह कोर्टस मज वनान 4 वहर क्या वनान 4 वहर क्या वनान जज साहब एजाज सरन वो मे 4 वरी ब्रोट बह कम मोर्स। ठीक है, अत वनान क्या यह रिमोट इन टाइम। क्या रिमोट इन टाइम गो ये टाइम गैप आसि वारिया ज्यादा। तो जब फिक्र अत वुचन अत मज कता क्या गस आसनि प्रॉक्सिमिटी कता गस आसनि। प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम बिटवीन द स्टेटमेंट एंड डेथ। स्टेटमेंट देना और उसके बाद मर जाना, इसमें कितनी प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए? ठीक है, देयर हैज टू बी अ प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप। दैट मीन्स यह गोस ना आसुन रिमोट इन टाइम कहीं, वह क्या गोस आसुन प्रॉक्सिमेट। प्रॉक्सिमेट मतलब क्या गो अत गोस आसुन पान वन अख रीजनेबल टाइम पीरियड। रीजनेबल टाइम पीरियड। दैट टाइम पीरियड मस्ट नॉट बी रिमोट। ठीक है, द टाइम पीरियड मस्ट बी प्रॉक्सिमेट। दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप। किन के बीच में? स्टेटमेंट और डेथ के बीच में। आपको समझ में आ गया? देयर हैज टू बी अ प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटमेंट एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ। एक छोटी सी औरत थी, शादीशुदा थी। ठीक है, वो अपने पेरेंट्स को बता रही थी मरने से पहले और अपने रिश्तेदारों को बता रही थी और उन सबों को बता रही थी जो उसके साथ काम करते थे। अपने पेरेंट्स को भी बता रही थी, अपने रिलेटिव्स को भी बता रही थी, अपने कलीग्स को भी बता रही थी। क्या बता रही थी? कि मेरी जिंदगी को खतरा है। और उसके बाद वो जब वो अपने पेरेंट्स को बता रही थी उसके बाद वो एक्चुअली 4 महीने के बाद मरी। शी लॉस्ट हर लाइफ आफ्टर 4 months। तो शफीर की तरह दैट मीन्स उसने क्या दिया था पेरेंट्स के सामने? स्टेटमेंट। और उसके बाद वो एक्चुअली मर गई। आपको समझ में आ गया? कितने देर बाद मर गई? 4 महीने बाद। ठीक है, कोर्ट ने उसके उस स्टेटमेंट को एडमिट किया क्योंकि वहां पे उसने किस चीज को एक्सप्लेन किया था? उसने अपने एसेलेंट का नाम नहीं बताया, बल्कि उसने क्या बताया? शाबाश। डाइंग डिक्लेरेशन में मैंने आपको कल कहा था, डाइंग डिक्लेरेशन की डेफिनेशन आप याद रखें, सर्कमस्टेंसेस ऑफ हिज डेथ। ठीक है, उसने अपने सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ को अपने पेरेंट्स के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने क्या किया? एक्सप्लेन किया। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि इसका स्टेटमेंट जो है दैट इज नॉट रिमूव्ड इन टाइम। 4 महीने जो है दैट इज नॉट रिमूव्ड इन टाइम। दैट इज देयर इज अ प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटमेंट एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दैट डेथ। यमन दरमियान गस हमेशा आसन क्या? प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप। ये गोस ना आसन रिमोट इन टाइम। दैट मीन 4 महीनों को यहां पे क्या माना गया? प्रॉक्सिमेट माना गया, इनको रिमोट नहीं माना गया। आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब दूसरी बात जो अहम है कि ये डिक्लेरेशन जो होती है, ये डिक्लेरेशन गस हमेशा आसन डिक्लेरेंट सुंद कॉज ऑफ डेथ ही एक्सप्लेन करा। अगर मेरी डाइंग डिक्लेरेशन तब डाइंग डिक्लेरेशन मानी जाएगी जब मैं किसको एक्सप्लेन करता हूं? कॉज ऑफ डेथ को। किसकी कॉज ऑफ डेथ को? मेरी, किसी और की नहीं। दैट मीन्स एक इंसान मर रहा है, डाइंग पर्सन, ही इज ऑन ए डेथ बेड, सु क्या दिवान डिक्लेरेशन, मगर सह एक्सप्लेन करान पनुन कॉज ऑफ डेथ के, सह वनान मरान बदल कह चीज। मिसाल के तौर पर सह वनान मे वुच फलान इंसान कम मोर, सह वनान कह बह कम मोर, सह क्या वनान मे वुच फलान इंसान कम मोर, या मे वुच फलान इंसान कर चूर, या मे वुच फलान इंसान कर रॉबरी। आपको समझ में आ गया? ठीक है, इट डज नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ सेक्शन 32 क्लास 1। सेक्शन 32 क्लास 1 में क्या आता है? खाली वही स्टेटमेंट्स जब एक इंसान ने वो स्टेटमेंट दिया मरने से पहले और उस स्टेटमेंट में उसने किसी एक्यूज्ड की इन्वॉल्वमेंट को कहा, लेकिन उस एक्यूज्ड की इन्वॉल्वमेंट जो थी वो अबडक्शन में थी। किसमें? अबडक्शन। आप समझते हैं। तम क्या मरा मैं वुच
फलान इंसान को फलान इंसान अबडक्ट। तो फिक्र तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डिक्लेरेशन जो है इसमें चूंकि एक इंसान अपनी काज ऑफ डेथ को एक्सप्लेन नहीं करता है, द स्टेटमेंट विल नॉट बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 32। सेक्शन 32 क्लास 1 में खाली एक इंसान के वो स्टेटमेंट्स आते हैं जिसमें वो अपनी काज ऑफ डेथ को एक्सप्लेन करता है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या मरने से पहले जब एक इंसान डाइंग डिक्लेरेशन देता है क्या उसको कोरॉबरेट करने की जरूरत होती है या नहीं? कोरॉबरेट मैंने आपको इससे पहले कहा था, कोरॉबरेट मीन्स जब किसी एक इंसान का स्टेटमेंट कंपेयर किया जाता है किसी दूसरे स्टेटमेंट के साथ या किसी दूसरी चीज के साथ, और वो जब दूसरी चीज कोर्ट के सामने आती है तभी इस इंसान का स्टेटमेंट ट्रस्टवर्दी माना जाता है। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पर बुशुस वनान जय साहब मैं रोट रुश्वत फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बहस रोट रुश्वत जय साहब बासानी पोज, ठीक है? बहुत वनान अमिस सती जज साहब दिलबर साहब आज तथी तो वन दिलबर साहब मे रोटा रुश्वत कि दिलबर साहब यह वनान हाँ अमे रोट रुश्वत। दैट मीन्स मेरी टेस्टिमनी जो है वो क्या होगी? कोरॉबरेट होगी। सो फिट बेहान बराबर यह मे वोन यह फिट चोन वन तो मोन वन यह पान वन क्या गसान फिट, यह फिट गो गो कोरॉबरेट गसन। आपको समझ में आ गया? अब सवाल पैदा होता है कि अगर एक इंसान ने मरने से पहले कोई डाइंग डिक्लेरेशन दी थी क्या उसमें कोरॉबरेशन की जरूरत होती है या नहीं होती है? आपको समझ में आ गया? एक जज ने कहा है, क्या कहा? एक जज ने उन सर्कमस्टेंसेस को एक्सप्लेन किया, उन हालातों को एक्सप्लेन किया जिन सर्कमस्टेंसेस में एक इंसान की डाइंग डिक्लेरेशन का वैल्यू कम हो सकता है। इस कम होने को हम इंग्लिश में कहते हैं डिट्रैक्ट। क्या कहते हैं? डिट्रैक्ट। क्या कहा उस जज ने? क्या दिया? कुछ सर्कमस्टेंसेस पेश किए जिन सर्कमस्टेंसेस में एक डाइंग डिक्लेरेशन का वैल्यू जो है वो कम होता है। मिसाल के तौर पर डाइंग डिक्लेरेशन जो दी है एक इंसान ने, इट वॉज नॉट मेड एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, इट वॉज नॉट मेड एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। मैंने भी आपको क्या कहा? देयर मस्ट बी ए proximate relationship between the statement and the death. There must be a proximate relationship between the statement of a person who is dying and his death. Even दोनों दरमियान क्या के साथ है? Proximate relationship. It must not be remote in time. When अगर एक इंसान statement दिस मगर मरन ब्रोन दिसे मरन पता दिसे में दही वहरी तुझे फिक्र तरन that means this statement was not made at the earliest opportunity. ये जिस टाइम पीरियड छ दैट इज रिमोट इन टाइम। अम क्या गस अगर नेम अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे ये स्टेटमेंट दुत कोर्टस ब्रोट किन अम क्या गस वो अम गस डाइंग डिक्लेरेशन हुंद वैल्यू कम, अम गस डाइंग डिक्लेरेशन युत युस एविडेंशियरी वैल्यू छ आसान सु गस कम तिकाज ये तेन प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप तुझे फिक्र तरह। ये पहली चीज। दूसरा, एक स्टेटमेंट जो है इट वॉज पुट इन टू द माउथ ऑफ द विटनेस बाय इंटरेस्टेड पार्टीज। एक इंसान विटनेस तो है उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो जो बोल रहा है वो वही बोल रहा है जो उसको इंटरेस्टेड पार्टीज ने बोलने के लिए कहा। सुशिति वनान ये तेमिस मरन बोल बोल तुझे फिक्र तरह सुशिति वनान ये तेमिस वनाव यम अथ केसस में इंटरेस्टेड पार्टीज आसन। आपको समझ में आ गया? तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? डाइंग डिक्लेरेशन का एविडेंशियरी वैल्यू सिंपल सी बात है वो डिट्रैक्ट होगा, वो कम होगा। आपको समझ में आ गया? ठीक है। एंड सब्जेक्ट टू दीज क्वालिफिकेशंस देयर इज नो एब्सोल्यूट बार ऑफ लॉ, कि कोई एब्सोल्यूट बार है ही नहीं कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है इस पे एक एक्यूज्ड की कन्विक्शन हो ही नहीं सकती। खाली डाइंग डिक्लेरेशन की बुनियाद पे एक एक्यूज्ड की कन्विक्शन हो सकती है। हाँ, कुछ बार्स है जो मैंने अभी आपको कहे, अगर कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि ये विटनेस जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है किसी दूसरे के बदले, ये वो नहीं बोल रहा है जो उसको बोला गया था, बल्कि वो वही बोल रहा है जो इंटरेस्टेड पार्टीज ने उसके मुंह में भरा था, उसको बोलने के लिए कहा था, वो वही बोल रहा है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो ठीक है। या अगर ये प्रूव हो जाता है
ठीक है, कि एक इंसान जो है ये जो स्टेटमेंट दे रहा है इट इज रिमोट इन टाइम। ठीक है, तो यहां पे हाँ ये बार्स है, लेकिन इन बार्स को छोड़ के और कोई बार नहीं है। इसका मतलब ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन की ही बुनियाद पे अगर एक इंसान की डाइंग डिक्लेरेशन कोरॉबोरेट ना भी हो जाए तब भी किसी एक्यूज्ड की कन्विक्शन हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं कि जैसा इशरत जी जब मरने से पहले, मरने को तैयार थी लेकिन मरने से पहले उसने मुझसे ऐसा कहा, उसने अपने असेलेंट का नाम बताया, इसने वो तमाम सर्कमस्टेंसेस मेरे सामने एक्सप्लेन की विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। कोर्ट को अगर मेरी ये एविडेंस ट्रस्टवर्दी लगती है, कोर्ट को अगर मैं एक रिलायबल विटनेस लगता हूं, तो मेरी ये एविडेंस जो है, कौन सी एविडेंस? डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंस, इसकी बुनियाद पे एक्यूज्ड, ठीक है, जिसने इशरत जी को मारा, एक्यूज्ड, उसकी क्या हो सकती है? कन्विक्शन हो सकती है, अगरचे इसकी कोरॉबोरेशन ना भी हो। दैट मीन्स ये कोई जरूरी नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन की अगर कोरॉबोरेशन होगी तभी डाइंग डिक्लेरेशन रिलेवेंट मानी जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी द सोल बेसिस ऑफ अ कन्विक्शन इवन इफ इट इज नॉट कोरॉबोरेटेड, इट कैन बी अ सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। इसकी बुनियाद पे, खाली इसी की बुनियाद पे किसी की कन्विक्शन हो सकती है। ठीक है, इसमें एक केस है वो आप पढ़ लेना, रामलाल मांझी वर्सेस स्टेट। यही कहा गया जो मैंने भी आपको बताया। रूल क्या रूल है? जरूरी नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन की कोरॉबोरेशन हो, बल्कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि डाइंग डिक्लेरेशन अगर अनकोरॉबोरेटेड ही हो, स्टिल इट कैन बी द सोल बेसिस फॉर कन्विक्टिंग एन एक्यूज्ड। ठीक है, बट देयर आर सम बार्स। लेकिन मैंने भी आपको बताया कि अगर कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि विटनेस के मुंह में बना गया था, उसको बोला गया था कि आप ऐसा बोलो, ठीक है, या इफ इट इज रिमोट इन टाइम, अगर ये प्रूव हो जाता है तो उस सूरत में ये बार बन जाएगा, लेकिन इसके अलावा और कोई बार नहीं। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि क्या एक डाइंग डिक्लेरेशन वाले की डिक्लेरेशन जो होती है, क्या उसको हम एकम्पलिस के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एकम्पलिस की एविडेंस और डाइंग डिक्लेरेशन देने वाले की एविडेंस को हम कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एकम्पलिस, मैंने आपको इससे पहले भी बोला था, एकम्पलिस वो इंसान होता है जिसने शिरकत की होती है, पार्टिसिपेशन की होती है, किसमें? इन द कमीशन ऑफ ए क्राइम, इन द कमीशन ऑफ ए क्राइम। उर्दू में इसे शरीक जुर्म बोलते हैं। मिसाल के तौर पर दो इंसान आपस में क्या करते हैं? क्राइम करते हैं, कत्ल करते हैं। ठीक है, मैं कौन बन गया? एकम्पलिस। कत्ल आपने किया, लेकिन जिसका कत्ल हो रहा है मैंने इसके बाजू को, इसके आर्म्स को पीछे से पकड़ा हुआ था, मैं कौन बन गया? एकम्पलिस। व्हाई? बिकॉज आई हैव एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द कमीशन ऑफ ए क्राइम। ठीक है, वह चीज एकम्पलिस दिवान कोर्ट्स में एविडेंस क्या अमिस एकम्पलिस एविडेंस हेको अस कंपेयर करित कत सट उस इंसान की एविडेंस से जो कोर्ट में किसकी एविडेंस दे रहा है? किसकी एविडेंस दे रहा है? डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंस दे रहा है। उसको उसने मरने से पहले मुझसे ऐसा कहा था। ठीक है, कोर्ट जो है, कोर्ट कंपेयर करता है, ये याद, किसको? डाइंग डिक्लेरेशन को, किसके साथ? विद द टेस्टिमनी ऑफ एन अप्रूवर और एकम्पलिस। एकम्पलिस और अप्रूवर में फर्क है। एकम्पलिस, चूंकि मैंने अभी आपको बोला, एकम्पलिस इज दैट पर्सन हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द कमीशन ऑफ क्राइम। ठीक है, दैट मीन सिंपल सी बात है, एकम्पलिस जब होता है क्राइम के होने में खाली वो नहीं होता है, कुछ और लोग भी होते हैं। आपको समझ में आ गई? ठीक है, इसलिए क्या क्या होता है? पार्टिसिपेशन की होती है, लेकिन कितने लोग होते हैं? एक से ज्यादा लोग होते हैं। आपको समझ में आ गया? दूसरा होता है अप्रूवल। अप्रूवल से वनान तमिस इंसानस यमिजन माफी करना, यमिजन माफी करना, ही इज बीइंग पार्डनड। हाँ, उसने दूसरे के क्राइम में पार्टिसिपेशन की होती, क्राइम में उसकी पार्टिसिपेशन होती है, लेकिन इसके साथ क्या किया जाता है? इसे माफ किया जाता है। किस कंडीशन पे? अगेंस्ट ऑल द अक्यूज्ड। उसे कोर्ट में एविडेंस देनी पड़ेगी। तमिस वन वन हुमन खिलाफ दिस एविडेंस, च कर माफ।
ये अत ऑफरस करना एक्सेप्ट सह बनान वन अप्रूवर क्या बनान अप्रूवर ठीक है तम बनान अकम्पलिस टर्नड विटनेस अकम्पलिस को शोध ये पार्टिसिपेशन आज कर he is not a witness he is only a participant in the crime लेकिन जब वो ऑफर को एक्सेप्ट करेगा ऑफर क्या है that you will be pardoned subject to a condition that you will give evidence against all the co-accused ये when ये ऑफर्स कर एक्सेप्ट ये क्या बनान accomplice turned witness उतन तान क्या सा accomplice मन जो टर्न कत मन विटनेस मतलब या दूसरे अल्फाजों में हम इसको क्या कहते हैं अप्रूवर भी कहते हैं ठीक है कोर्ट हमेशा कंपेयर करता है किसको डाइंग डिक्लेरेशन को किसके साथ टेस्टिमनी ऑफ एन अप्रूवर और अकम्पलिस के साथ या कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड के साथ देखो ये तीनों कैटेगरी जो होती है ना तीनों कैटेगरी चाहे अकम्पलिस कोर्ट में एविडेंस दे चाहे अप्रूवर कोर्ट में एविडेंस दे या चाहे को एक्यूज्ड कोर्ट में एविडेंस दे इन तीनों की एविडेंस जो होती है वो कमजोर मानी जाती है क्या मानी जाती है कमजोर ठीक है क्यों मानी जाती है कमजोर क्योंकि तीनों सिचुएशंस में इसकी एविडेंस अगर देगा उसमें इसकी इंटरेस्ट होती है अथवा इंटरेस्ट ठीक है इंटरेस्ट कैसे आसान मिसाल के तौर पर अप्रूवर के साथ जब प्रॉमिस किया जाता है कि आप कोर्ट में एविडेंस दो बाकियों के खिलाफ आपको माफ करेंगे उसकी एविडेंस देने में क्या होती है इंटरेस्ट होती है आपको समझ में आ गया ठीक है इसी तरह से कौन को एक्यूज्ड जो होता है को एक्यूज्ड की एविडेंस भी कमजोर मानी जाती है को एक्यूज्ड के मिस वनान जिस एसोसिएट क्राइमस मज अमिस क्या दिमागस मज बह गोसुस गसन यल ब्या गोस फसन यह कोर्टस मज वनान जैसा मैंने आज गुर नहीं किए यह ओतन एक्यूज्ड योत कन्विक्ट कह तवे वन अमिस क्या को एक्यूज्ड अमिस हमेशा ये इंटेंशन उस गिल्टुक खता जो है इसका जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाए मेरे कंधों से मेरे एसोसिएट्स के कंधों पे इसका इंटरेस्ट होता है आपको समझ में आ गया ठीक है अकम्पलिस की एविडेंस कमजोर क्यों होती है बिकॉज ही हिमसेल्फ इज ए क्रिमिनल ये पहली वजह दूसरी वजह जो होती है इसीलिए इसकी एविडेंस जो है वो रिलायबल नहीं है दूसरा रीजन क्या है दूसरा रीजन ये है मैंने आपको कहा कि स्टेट ने उसे फेवर किया होता ठीक है कौन सा फेवर पार्डन किया जाएगा ये खर ना करान तमिस हमेशा दिमागस मज बकर अमिस इंसान खर वापस वो सह वन स्टेटन कोर मे फेवर स्टेटन कोर मे प्रॉमिस ज़ा करो माफ ठीक है मैं भी उनको एक फेवर करूंगा कौन सा फेवर उनके बाकियों के खिलाफ एविडेंस देके ठीक है कोर्ट ने यही कहा दैट डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी कंपेयर्ड कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द टेस्टिमनी ऑफ एन अप्रूवर और अकम्पलिस ठीक है और कहा कि इनकी एविडेंस को हम इक्वेट नहीं कर सकते हम इनको एक ही फुटिंग पे नहीं रख सकते उनको हम एक ही वजन नहीं दे सकते किसको अकम्पलिस की एविडेंस को और डाइंग डिक्लेरेशन देने वाले की एविडेंस को अप्रूवर की एविडेंस को और डाइंग डिक्लेरेशन देने वाले की एविडेंस को इसी तरह से को एक्यूज्ड की एविडेंस को और डाइंग डिक्लेरेशन देने वाले की एविडेंस को ठीक है क्यों क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये रूल ऑफ प्रैक्टिस नहीं है याद रखो कोरॉबरेशन पहले जो है इसको रूल ऑफ प्रैक्टिस माना जाता था क्या माना जाता था रूल ऑफ प्रैक्टिस मतलब गो ये जन कोर्टस कंसे इंसान सज एविडेंस बासे रिलायबल के ट्रस्टवर्दी बासस नहीं के सह करान हुकुम अहज एविडेंस करियो सा कोरॉबरेट क्या करो कोरॉबरेट बह वो यह पोज वन कि आपको वन तो फिक्र तरह ठीक है तो यहाँ पे ये रूल ऑफ प्रैक्टिस थी क्या थी उसको प्रैक्टिस किया जाता था उन केसेस में जिनमें कोर्ट को लगता था कि ये विटनेस जो है ही इज नॉट ए ट्रस्टवर्दी विटनेस ही इज नॉट ए रिलायबल विटनेस लेकिन मॉडर्न टाइम्स में ये जो है इट हैज बिकम ए रूल ऑफ लॉ इट हैज बिकम ए रूल ऑफ लॉ क्या रूल ऑफ लॉ बन गया है दैट द टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्पलिस शुड नॉट बी एक्टेड अपॉन विदाउट कोरॉबरेशंस अगर आप अकम्पलिस कोर्टस में एविडेंस दी अहज अत एविडेंस पे हेकू नो तोतन तान एक्ट करित कह कोतन तान योतन तान अत कोरॉबरेट गया क्या अकम्पलिस सह पान क्रिमिनल
सुमचा इनोसेंट की है एक ऑर्डिनरी विटनेस डाइंग डिक्लेरेशन में जो एविडेंस देने वाला होता है, ही इज नॉट ए क्रिमिनल, ही इज एन ऑर्डिनरी विटनेस। बिनबर सबन मरान मरान पनुन काज ऑफ डेथ मे ब्रोट कन बहुत कोर्टस मज वन जय साहब अमे हज मरान मरान इत बहुत ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी विटनेस। लेकिन एक्म्पलिस में जो एविडेंस देता है कोर्ट में वो कौन होता है? क्रिमिनल होता है। ही इज नॉट एन इनोसेंट पर्सन बट ही हिमसेल्फ इज ए क्रिमिनल। इसीलिए हम उसकी एविडेंस को, इसकी एविडेंस को कोरॉबरेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि एक्म्पलिस का जहां तक ताल्लुक है, एक्म्पलिस की एविडेंस में यह रूल ऑफ लॉ बन गया है कि एक्म्पलिस की एविडेंस जो होती है, चूंकि वो ट्रस्टवर्दी नहीं होती, वो रिलायबल नहीं होती है, अब जरूरत किस चीज की होती है? कोरॉबरेशन की। योतन तान कोरॉबरेशन गसी तोतन तान हेको तहज एविडेंस पे कोर्ट हेक तहज एविडेंस पे एक्ट करित। तो जो फिक्र तरह यही डाइंग डिक्लेरेशन की में हम ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है? क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन में जो एक इंसान एविडेंस देता है वो अप्रूवर की एविडेंस नहीं होती, वो एक्म्पलिस की एविडेंस नहीं होती, या वो को एक्यूज्ड की एविडेंस नहीं होती। अगर वो एविडेंस होती है तो किसकी होती है? एक इनोसेंट पर्सन की, जिसका उस केस में कोई लेना देना नहीं होता। वो रेलेवेंट खाली इसलिए बन जाता है क्योंकि उस इंसान ने मरने से पहले काज ऑफ डेथ एक्सप्लेन किया है उसके सामने। आपको समझ में आ गया? ठीक है। दैट मीन्स ये डाइंग डिक्लेरेशन जो होती है, इट डज नॉट कम फ्रॉम ए टेंटेड सोर्स। टेंटेड को बठदार बठ तथा ठुक के या ठुक आपको समझ में आ गया? द टेस्टिमनी of the person who gives the dying declaration in the court of law does not come from a tainted source। लेकिन accomplice हो, approver हो, co-accused हो, वहां पे जो एविडेंस होती है कहां से आती है? tainted source से। tainted source मतलब जो एक इंसान कोर्ट में एविडेंस देता है, he is not an innocent person। क्लियर हुआ? ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि डाइंग डिक्लेरेशन में कितनी चीजें हैं जिससे डाइंग डिक्लेरेशन रिलायबल बन जाएगी। फैक्टर्स इन रिलायबिलिटी, फैक्टर्स इन रिलायबिलिटी। याद रखो, एक डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंस को और एक्म्पलिस की एविडेंस को या अप्रूवर या को डेफिनेशन एविडेंस को, दे कैन नॉट बी पेंटेड विद द सेम ब्रश। उनको हम एक ही ब्रश से पेंट, दैट मीन उनकी फुटिंग, उनका वजन जो है, उनको हम एक ही वजन नहीं दे सकते। ठीक है। फैक्टर्स इन रिलायबिलिटी पहला फैक्टर है। कोर्ट्स ने ये बहुत सारे केसेस में इन फैक्टर्स को हमारे सामने एक्सप्लेन किया है। पहला फैक्टर है, हमें क्या देखना है कि डाइंग डिक्लेरेशन किस किस सिचुएशन में कब बन जाती है? रिलायबल बन जाती है। पहला, देयर इज नो एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ। अभी मैंने आपको कहा एविडेंस लॉ में कोई एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ है ही नहीं जो हमें यह बता रहा हो कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी ए सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। देयर इज नो जनरल रूल ऑफ लॉ, देयर इज नो एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ which tells us that dying declaration cannot be a sole basis of conviction unless corroborated। कुंती जो मनाना से एविडेंस एक्ट किया क्या शुन मनाना कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या डाइंग डिक्लेरेशन पे हेक कोर्ट तोतन तान एक्ट करित के डाइंग डिक्लेरेशन पे हेक कंसे एक्यूजर्स कन्विक्शन गसित के तोतन तान corroborate गस यह एविडेंस एक्ट वनान के। तमें मतलब क्या हो? तमें मतलब गो डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, इवन इफ इट इज अनकॉरॉबरेटेड, इवन इफ इट इज अनकॉरॉबरेटेड। कोर्ट को लगता है कि ये डाइंग डिक्लेरेशन देने वाला जो है, ये विटनेस जो है, ही इज अ रिलायबल विटनेस, ही इज अ ट्रस्टवर्दी विटनेस, तो उस बुनियाद पे एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जा सकता है अगर उसकी एविडेंस को कोरॉबरेट ना भी किया जाए। आपको समझ में? हाँ, अगर कोर्ट को लगता है दैट ही इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी विटनेस, तो सिंपल से बात है, कोरॉबरेशन करने की जरूरत है। इस केस के रिलेटेड बाकी जो इंडिपेंडेंट एविडेंस है उसके साथ इसकी टेस्टिमनी को क्या किया जाएगा? कंपेयर किया जाएगा, मैच किया जाएगा। अगर तफसीती क्या फिट, तो सिंपल सी बात है, देन ही बिकम्स ए रिलायबल विटनेस। ठीक है। दैट मीन्स अगर डाइंग डिक्लेरेशन देने वाले की डिक्लेरेशन जो है, इफ इट इज ट्रस्टवर्दी,
और कोर्ट को लगता है दैट इट हैज बीन मेड वॉलंटरीली, तो उस सूरत में कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑन इट। इसी की बुनियाद पर किसी एक्यूज्ड की क्या हो सकती है, कन्विक्शन हो सकती है, इवन इफ देयर इज नो कोरॉबरेशन, इवन इफ देयर इज नो कोरॉबरेशन। ये पहली प्रपोजिशन कोर्ट से दी है। दूसरी प्रपोजिशन ये दी गई है दैट ईच केस मस्ट गो बाय इट्स ओन फैक्ट्स। ये डिपेंड करता है केस बाय केस पे, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस पे, फैक्ट्स ऑफ द केस पे। कोर्ट को देखना है कि पर्टिकुलर केस में कोरॉबरेशन की जरूरत है या नहीं है। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। ईच केस मस्ट गो बाय इट्स ओन फैक्ट्स। दिस इज द सेकंड प्रपोजिशन। तीसरी प्रपोजिशन डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में वो ये है, मैंने अभी आपको बताया कि डाइंग डिक्लेरेशन को हम कमजोर एविडेंस नहीं मान सकते। डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंस को हम वीकर एविडेंस नहीं मान सकते हैं। किससे? देन एनी अदर पीस ऑफ एविडेंस। अप्रूवर की एविडेंस से, अकम्पलिस के एविडेंस से, को-एक्यूज्ड के एविडेंस से हम उसको इक्वेट, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पे कोरॉबरेशन की जरूरत है, यहां पे कोरॉबरेशन की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। आपको समझ में आ गया? इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन को कमजोर एविडेंस नहीं माना जाता है। लेकिन अकम्पलिस हो, अप्रूवर हो, को-एक्यूज्ड को हो, इन सबों की एविडेंस को क्या माना जाता है? कमजोर एविडेंस, वीकर एविडेंस मानी जाती है। और जब कोर्ट को किसी की एविडेंस वीक लगेगी तो कोर्ट क्या कहेगा? कोरॉबरेट किया जाए, कोरॉबरेशन का हुक्म दिया जाता है। डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट ए वीकर टाइप ऑफ एविडेंस than any other piece of evidence। ठीक है, चौथी प्रपोजिशन, वो डाइंग डिक्लेरेशन which has been properly recorded by a competent magistrate। एक इंसान मरने को तैयार है, दिलबर साहब को किसी ने छुरा मारा है, गंटस मंची अमिस निश कुस मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट निवान, मगर निवान कित कन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। के मोर क्या मोर मजा क्या हो कतन मोर तो फिक्र तरह। ठीक है, तो उस केस में वो ज्यादा रिलायबल मानी जाती है जब डाइंग डिक्लेरेशन किसके सामने की जाए? मैजिस्ट्रेट के सामने। और मैजिस्ट्रेट उस डाइंग डिक्लेरेशन को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। ठीक है, कैसे रिकॉर्ड करता है? इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, देन इन दैट सिचुएशन दिस डिक्लेरेशन बिकम्स मोर रिलायबल, it becomes more reliable। And dying declaration which has been properly recorded by a magistrate in the form of questions and answers becomes more reliable। This declaration becomes more reliable। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं। एक डिक्लेरेशन एक इंसान क्वेश्चन आंसर्स की ही सूरत में दे, डाइंग डिक्लेरेशन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी अगर हो जाए तो ठीक है, बेहतर है, लेकिन जरूरी ये नहीं है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन किस में हो सकती है? एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाय द डिसीज्ड। डिसीज्ड ने मरने से पहले कुछ वर्ड्स बताए हैं, अपनी कॉज ऑफ डेथ को एक्सप्लेन किया है, उन सारे सर्कमस्टेंसेस को एक्सप्लेन किया है जिन सर्कमस्टेंसेस में उसकी मौत हुई है। ठीक है, दैट मीन्स यहां पर जो डिक्लेरेशन हो रही है दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय होम? डिसीज्ड। ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी वो डाइंग डिक्लेरेशन ही मानी जाती है। और डाइंग डिक्लेरेशन जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरीली टू बी रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट। जरूरी नहीं है कि एक इंसान मैजिस्ट्रेट के सामने ही डाइंग डिक्लेरेशन करे। दैट मीन्स अगर मुझे मारा गया, मारने पास में 5 मिनट मैजिस्ट्रेट कितने बात होता है तुझे फिर, इसीलिए ये डाइंग डिक्लेरेशन को मैजिस्ट्रेट के सामने करना जरूरी नहीं है। अगर की जाए तो वो ज्यादा रिलायबल मानी जाती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये डाइंग डिक्लेरेशन जो होती है ये हमेशा इट शुड इंस्पायर कॉन्फिडेंस, इट शुड इंस्पायर कॉन्फिडेंस। अगर कहा इंसान कोर्ट्स में डिमांड डाइंग डिक्लेरेशन यू बट वन कैन सिट कॉन्फिडेंस से कहना चाहे, हाँ इसके मेरे सामने ऐसा कहा,
दैट मीन्स कोर्ट को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए दैट दिस इज ट्यूटर्ड, दिस इज ट्यूटर्ड। ट्यूटर्ड मतलब गो ये कौन बोजनाम आमत क्या वन खतर वोनमुत सह वन सा यिथ कन, दैट मीन्स तमिस कोर्मुत ट्यूशन, ट्यूटर्ड निकला है ट्यूशन में से। ट्यूशन गो कौन वन पढ़नाउन, तो जब फिर तरह कोर्टस गोस जहन बासन ये इंसान डाइंग डिक्लेरेशन दिवान यमिस वोनमुत यह कौन वन खतर, ठीक है। अगर तमिस बासो तो उस सूरत में ये क्या बन जाता है, ये अनरिलायबल बन जाती है, ठीक है, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि स्टेटमेंट जो है डाइंग डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट, क्या इससे एक इंसान अपने रिलेटिव्स को इम्प्लीकेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। सॉरी, एक स्टेटमेंट जो है क्या इंसान ये स्टेटमेंट जो है अपने रिलेटिव्स को बोल सकता है कि नहीं बोल सकता। स्टेटमेंट्स मेड टू, या तो उनको क्या उनको बोल सकता है या क्या उनको इम्प्लीकेट कर सकता है। इम्प्लीकेट मीन्स फंसाना उनको। डाइंग डिक्लेरेशन बस दिवान कैसे रिश्तेदार सुन नाव, दैट में रिश्तेदार क्या कर में इम्प्लीकेट फसो में, ठीक है। ब्या गो अगर बह डाइंग डिक्लेरेशन दिन कमिस ब्रोट कन रिश्तेदार ब्रोट कन, स्टेटमेंट मेड टू और इम्प्लीकेटिंग रिलेटिव्स, स्टेटमेंट्स मेड टू और इम्प्लीकेटिंग रिलेटिव्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भारती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में हेल्ड किया, भारती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो डाइंग डिक्लेरेशन जो एक इंसान किन के सामने देता है, रिलेटिव्स के सामने, दैट कैन आल्सो बी ट्रस्टेड। द डाइंग डिक्लेरेशन विच इज मेड टू रिलेटिव्स दैट कैन बी ट्रस्टेड, वो पे ट्रस्ट कर सकता है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो डिसीजर था, डिसीजर थी बल्कि सक मारमुत तम एसिड छुकमुत, स्प्रिंकल किया गया था, उस पर एसिड उस पर फेंका गया था, और उसके बाद उसने स्टेटमेंट अपने भाई को दिया। किसको दिया? भाई। इस पर एसिड लगाया गया था, उसके बाद उसने स्टेटमेंट किसको दिया? अपने भाई को दिया और अपने बेटे को दिया, दो लोगों को दिया, अपने भाई को और अपने बेटे को। रिपीटेड एट द पुलिस स्टेशन, उसके बाद कहां पे उसको रिपीट किया? पुलिस स्टेशन में। बिल्कुल जो उसने अपने भाई को कहा था, अपने बेटे को कहा था, वही स्टेटमेंट उसने रिपीट किया पुलिस स्टेशन में, ठीक है। और उसके बाद वही स्टेटमेंट उसने हॉस्पिटल में कहा। तीन जगहों पे उसने एक ही स्टेटमेंट दिया, ठीक है। और तीनों स्टेटमेंट्स में उसने एक ही एक्यूज्ड का नाम दिया, मेकिम लागो ये एसिड बुथिस, ठीक है। नेचुस तो बॉयज थे वो उन्होंने ना, पुलिस स्टेशन में उन्होंने ना, हॉस्पिटल में उन्होंने ना, ठीक है। कोर्ट ने कहा दैट द स्टेटमेंट वाज वर्दी ऑफ क्रेडिट, दैट द स्टेटमेंट इज वर्दी ऑफ क्रेडिट। क्यों? यहां पे हमें क्या देखना है? यहां पे अच्छे हॉस्पिटल तो हुस गारस की नास का गारस यू स्टेटमेंट एम केमिस दुत बॉयज थे नेचुस सुशा ट्रस्ट वर्दी के ना। आपको समझ में आ गया? कोर्ट ने कहा इट इज वर्दी ऑफ क्रेडिट। दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने वीएस मोर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वीएस मोर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में एक डाइंग डिक्लेरेशन जो डिसीजन ने दी थी अपने ही बेटे के खिलाफ दी थी, ठीक है। पहले केस, पहले सिचुएशन मैंने आपको कहा कि जब एक इंसान अपने रिलेटिव्स को स्टेटमेंट देता है। दूसरे में हमें क्या देखना है? वो स्टेटमेंट से किसको इंप्लीकेट करता है? रिलेटिव्स को, ठीक है। यहां पे जो डिसीजन था उसने डाइंग डिक्लेरेशन दी, लेकिन इंप्लीकेट किससे किया? अपने ही बेटे को, बेटे का नाम दिया, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि इस एविडेंस को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। इस पे कोर्ट क्या कर सकता है? ट्रस्ट कर सकता है, इस पे कोर्ट प्रोसीड कर सकता है, अगरचे इसने अपने ही बेटे का नाम क्यों ना दिया गया। क्लियर हुआ? ठीक है। दैट मीन दोनों सिचुएशंस में ये रिलायबल मान, दोनों सिचुएशंस में ये अलाउड है। चाहे एक इंसान डाइंग डिक्लेरेशन अपने रिलेटिव्स के सामने कहे या वो डाइंग डिक्लेरेशन से अपने रिलेटिव्स को इम्प्लीकेट करे। अब सवाल पैदा होता है कि क्या अगर एक इंसान ने एक से ज्यादा डाइंग डिक्लेरेशन दी, ठीक है, एक ही नहीं बल्कि एक से ज्यादा, मारने से पहले उसने बहुत डाइंग डिक्लेरेशंस दी है, सवाल पैदा होता है कि किसको माने किसको ना माने,
ठीक है, मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस। मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स जब एक इंसान डाइंग डिक्लेरेशन देता है लेकिन एक से ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ऑब्जर्व किया है, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जहां पे कोर्ट किसी चीज को ऑब्जर्व करता है वो पार्टीज पे बाइंडिंग नहीं होता है। आपको समझो, कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, और जब किसी केस में कोर्ट किसी चीज को ऑब्जर्व करता है उसको हम जूरिस्प्रूडेंस की लैंग्वेज में हम उसे ओबिटर डिक्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओबिटर डिक्टा मीन्स द नॉन बाइंडिंग पार्ट ऑफ ए जजमेंट। जहां पे भी आप ऑब्जर्वेशन देखें, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व, वो कोर्ट की अपनी राय होती है, कोर्ट का अपना ओपिनियन होता है, और कोर्ट का अपना ओपिनियन पार्टीज पे बाइंडिंग नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि दो डिफरेंट वर्जन्स, मरने से पहले एक इंसान ने क्या दिया था? दो डिफरेंट वर्जन। स्टेटमेंट तो दिया था लेकिन स्टेटमेंट के दो वर्जन्स थे। क्या थे? दो वर्जन्स थे। ठीक है, दो वर्जन्स में उसने दो अलग अलग नामों को इंडिकेट किया, दो अलग अलग नाम लिए, लेकिन दोनों में एक का नाम कॉमन था। मिसाल के तौर पर उसने पहले वर्जन में कहा कि मुझे ए और बी ने मारा, दूसरे वर्जन में उसने कहा कि मुझे बी और सी ने मारा। मरने से पहले उसने कितनी डाइंग डिक्लेरेशंस दी? दो डाइंग, दो अलग अलग वर्जन्स। ठीक है, लेकिन दोनों वर्जन्स में एक इंसान कॉमन था। हु इज दैट? बी। आपको समझ में आ गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट कुड नॉट बी ए बेसिस फॉर कन्विक्टिंग द नेम्ड पर्सन। ये बनने बेस के, ये बनने बुनियाद के जो दोनों वर्जन में जो नाव कॉमन छु सु कर होन अथ बेसिस पर क्या? कन्विक्ट। दैट मीन्स अगर दो डाइंग डिक्लेरेशन होगी और दो डाइंग डिक्लेरेशन सेम नहीं, अगर सेम आसे तो प्रॉब्लम हुई, मगर दोन डाइंग डिक्लेरेशन में क्या छु अलग अलग वर्जन, दो डाइंग डिक्लेरेशन में दो अलग अलग वर्जन हैं, तो यहां पे एक सीरियस डाउट अराइज होता है, एक शक अराइज होता है किसके बारे में? कि ये डाइंग डिक्लेरेशन कितनी ट्रूथफुल है, कितनी सही है, क्योंकि इसका जो वर्जन है वो अलग अलग है। पहले उसने एक बात कही है, दूसरे वर्जन में उसने दूसरी बात कही है। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि अगर दो डाइंग डिक्लेरेशन में मल्टीपल डाइंग, दो हो या दो से ज्यादा हो, एक नहीं, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन में अगर एक डिक्लेरेशन देने वाला जो है वो डिफरेंट वर्जन्स देता है, तो यहां पे सीरियस डाउट अराइज होता है। किसके बारे में? किसके बारे में डाउट अराइज होता है? ट्रूथफुलनेस अबाउट द डिक्लेरेशन, कि ये डिक्लेरेशन जो है ये कितनी सच है, कितनी ट्रूथफुल है। सायरा बानो वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सायरा बानो वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में एक विक्टिम वुमेन थी, एक औरत थी जिसके साथ क्राइम किया गया था। उसने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा कि मुझे आग लगी एक्सीडेंटली, नार दुतमुत, नार लोगमुत कि दुतमुत सह गो बदल मस, मगर उस गोडनुक स्टेटमेंट दित तथ मज वो मे हसा लोग नार एक्सीडेंट हादसाती तौर पे। ठीक है, उसके बाद उसने सेकंड स्टेटमेंट दिया और उसने एक्यूज किया अपनी मदर इन लॉ को, पन हश मोज कर क्या एक्यूज, दोपन अमे हसा छुक मे कैरोसिन पत दितनम नार। अम कस स्टेटमेंट दी गोडनिकस मज क्या वो एक्सीडेंट, दमिस मज क्या कमिस को मदर इन लॉ। ठीक है, और उसे 57% बर्न इंजुरीज हुई थी, 57% पान उस अमिस दोदमुत एंड अल्टीमेटली शी डाइड। ठीक है, शी चेंज्ड हर स्टेटमेंट व्हेन हर पेरेंट्स केम इन एंड शी मस्टर्ड करेज टू रिकॉर्ड द ट्रूथ। ठीक है, वो सा गोडनुक स्टेटमेंट सम दित सोस दुनमुत वरवि कत दुतमुत वर। ठीक है, वरिस मन आसान हमेश अख नोश पानस वोपर जाना, चाहे तमिस कूता लाड प्यार तक। ठीक है, तवे वन डाउरी डेथ में एक औरत की मौत अगर हो जाती है 7 साल के अंदर अंदर, तभी उसकी मौत जो है वो प्रिज्यूम किया जाता है कि खानदार नहीं आस मरमुस। अगर न खानदार सो मरमुस ते आसने की, तभी लॉ खानदार का ही कॉलर पकड़ता है, आपने ही मारा होगा। क्यों मारा होगा? क्योंकि यहां पे प्रिजम्पशन ये है कि 7 साल तक वो बहू अपने आप को बहू ही मानती है,
वो अपने आप को मालिक नहीं मानते। 7 साल के बाद ये प्रिजम्पशन है कि 7 वहर दिवान पत सो मालनिस वरियस मज मूल कशर पे क्या दिवान वरियस मज मूल शुर गई बड़ पे बनान तमिस क्या हक बनान अत गरस पे, ठीक है, पत सो रोब कर, ठीक है। इसीलिए प्रिजम्पशन जो है दैट इज ओनली अप टू 7 years, ठीक है। अब इसने जो पहला स्टेटमेंट दिया था दैट आई कॉट फायर एक्सीडेंटली, वो उसने अपने वर्ड में कहा था, ठीक है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो उसने दिया था वो उसने अपने पेरेंट्स के सामने दिया था, ठीक है। ये कह कूर मलिस माजु बुछान, अगर न अख नोश खानदारस तो खानदारनी हश मज तो हेहर बाबस कहें मन तम अंदरी अंदरी दम गोमुत, सो खतरनाक नोश, तम चलनस वात, ठीक है। मगर हमिस वन सह मल तमिस मोल मोज तमिस हिम्मत मिलान, ठीक है। सो हिम्मत आई यमिस ये तम पन मोल मोज वुच बन मरस न एक्सीडेंटली कहें, मे लगो पे हशमाज तेल पे दुतनम ना, ठीक है। और कोर्ट में हिस्ट्री ऑफ टॉर्चर इन लॉज के दौरान वो साबित हुई, देयर वॉज हिस्ट्री ऑफ टॉर्चर बाय इन लॉज उसको टॉर्चर करते थे और बहुत बार किया था उन्होंने, हिस्ट्री थी इसकी, तारीख थी, ठीक है। इन दी सर्कमस्टेंसेस कोर्ट को लगा कि इसका सेकंड वर्जन जो है, सेकंड वर्जन में क्या कहा था उसने, मदर इन लॉ ने मारा, ठीक है। कोर्ट ने इस सेकंड वर्जन को रिलायबल माना, आपको समझ में आ गया, ठीक है। दैट मीन्स व्हाई 2 डाइंग डिक्लेरेशन वर रिकॉर्डेड इन 2 डिफरेंट लैंग्वेज। दैट मीन्स यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अगर एक इंसान मरने से पहले बहुत सारी डाइंग डिक्लेरेशंस देता है, यह जरूरी नहीं कि उन सारी डाइंग डिक्लेरेशंस को कोर्ट रिजेक्ट करे। कोर्ट उसी डाइंग डिक्लेरेशन पे एक्ट करेगा जो डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट को ज्यादा रिलायबल लगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर 2 डाइंग डिक्लेरेशंस रिकॉर्ड हुई है 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस में और डिसीजर जो था दैट वाज प्रोफिशिएंट इन बोथ द लैंग्वेजेस। जब एक इंसान 2 डाइंग डिक्लेरेशंस देता है 2 अलग अलग लैंग्वेजेस में और दोनों लैंग्वेजेस में ये डिसीजर जो है वो प्रोफिशिएंट होता है, काबिल होता है। मिसाल के तौर पे मैं पहले डाइंग डिक्लेरेशन उर्दू में देता हूँ, उर्दू में मेरी महारत है, दूसरी डाइंग डिक्लेरेशन में मैं कश्मीरी में देता हूँ, कश्मीरी में मेरी महारत है, ठीक है। इस ग्राउंड पे इस डाइंग डिक्लेरेशन को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। कभी भी इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि डाइंग डिक्लेरेशन 2 अलग अलग लैंग्वेज में हुई है, ठीक है। क्यों नहीं मानी जाएगी, क्यों इसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बिकॉज द डिसीजन वाज प्रोफिशिएंट इन बोथ द लैंग्वेज, तमिस महारत दोशवनी लैंग्वेज पे, ठीक है। अब डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंस जो है इट इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल जो है वो एक मैगजिम में एनश्राइन की गई है, नीमो मॉरिटरस प्रेजेंट मिटर मेंटरी। इसका मतलब है वो इंसान जो डेथ बेड पे होता है, सो इंसान उस मरनस तैयार छ आसान, वुड नॉट टेल अ लाई, सो वन तम साथ अपुज के, ठीक है। टू फॉल्सली इम्प्लिकेट एन इनोसेंट पर्सन, तम साथ फसायन सह कमिस कंसे मौजूम इंसानस के अपुज वनित, ठीक है। मे वन तह रात ये अकिस इंसानस डेथ बेडस पे कुछ आवान गोस मालकुल मौत, तम साथ गलत करने सारी दरवाज बंद गसान। तम साथ सिकंदर आजम ने मरते वक्त क्या कहा था, अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आजम क्या कहा था उसने मरते वक्त, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दी जाए, मैं अपनी सारी सल्तनत अल्लाह की राह में कुर्बान करने को तैयार हूं, ठीक है। लेकिन वो मोहलत उसे दी ही नहीं गई, ठीक है। दैट मीन्स मरने के टाइम पे एक इंसान के जो गलत करने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, नहीं कर सकता उस वक्त गलत, क्योंकि गलत करने का उसके पास उस वक्त कोई रीजन ही नहीं होता। बगर आज गलत कहीं खतर कर शुर खतर, मगर इंसान मलकुल मौत ना गोस हावान, तम साथ शुर वुड रोजा याद, तम साथ को मैं बाशा बस बुढ़ मुझ, ठीक है। अलनफ्सी उस वक्त होता है, ठीक है। अ मैन ऑन अ डेथ बेड, इसकी मीनिंग, अ मैन ऑन अ डेथ बेड वुड नॉट टेल अ लाई टू फॉल्सली इम्प्लीकेट एन इनोसेंट पर्सन।
एक इंसान मरने के टाइम पे कम से कम झूठ बोल के किसी मासूम इंसान को फंसाएगा नहीं, ठीक है। चूंकि ये केस जो था वो ब्राइड बर्निंग का था, ठीक है। यहां पे इसने पहले बल्कि दो दी थी। पेरेंट्स को बताने से पहले उसने 2 डाइंग डिक्लेरेशन दी थी। उन दोनों डाइंग डिक्लेरेशन में उसने कहा था कि आई कॉट फायर एक्सीडेंटली, ठीक है। कोर्ट को लगा दैट मीन्स पहली 2 डाइंग डिक्लेरेशन में उसने किसी इंसान को इंप्लीकेट नहीं किया था। उसने कहा था मुझे लगी, एक्सीडेंटली लगी, ठीक है। लेकिन थर्ड में उसने अपनी मदर इन लॉ को इंप्लीकेट किया, ठीक है। जेल मैंने ये डाइंग डिक्लेरेशन है लिखित क्या लिखित, मगर अथस ओवर राइटिंग्स क्या ओवर। मैंने अभी आपको कहा, बार बार मैं आपको कह रहा हूं, कोर्ट सर्टिफाइड होना चाहिए, जैसा आपको रिलायबल लगनी चाहिए, कोई भी एविडेंस, ठीक है। कोर्टस बाशो योस त्रेयम डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, तथ पे ओवर राइटिंग्स बे बाशो कोर्टस जन तमिस वोनमुत, इट अपियर टू बी ट्यूटर्ड, इट अपियर टू बी जन तमिस वोनमुत ज फसावन पन हश, ठीक है। बे डाइंग डिक्लेरेशन वारिया ओवर राइटिंग्स, मगर गोडनिच ना दैट इंस्पायर्ड कॉन्फिडेंस, दैट इंस्पायर्ड कॉन्फिडेंस। कोर्ट कत पे कर एक्ट कत पे गोडनिच मज क्या वन एक्सीडेंट, आपको समझ में आ गया। तो उसने जिस डाइंग डिक्लेरेशन में अपनी मदर इन लॉ को इंप्लीकेट किया था, कोर्ट को लगा कि ये एविडेंस ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, आपको समझ में आ गया। दैट मीन्स जो कन्विक्शन इसके बेस पे हुई थी दैट वाज केप्ट असाइड, दैट वाज केप्ट असाइड। पहले लोअर कोर्ट ने मदर इन लॉ को इंप्लीकेट किया था, अपील पे हायर कोर्ट ने, अपीलेट कोर्ट ने मदर इन लॉ को क्या किया, एक्टिवेट किया, और जो कन्विक्शन मदर इन लॉ की हुई थी दैट वाज केप्ट असाइड। शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, दोनों केस में ऐसा, शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसी केस में हुआ था ब्राइड बर्निंग, शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान।